चलो यार बच्चों ध्यान देना, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसमें हम लोग आज डिसोल्यूशन ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा आ जाओ, सब लोग ध्यान दे दो अच्छे से, जहाँ भी डाउट है वहाँ पूछना है बेटा, है ना। और मेरे साथ साथ ये टॉपिक खत्म करना। डन। अब सबसे पहले डिसोल्यूशन का मतलब बता दो, एनीबॉडी, है ना कहीं आपने सुना होगा, बाकी सब्जेक्ट के अंदर में भी। डिसोल्यूशन का आसान भाषा में मतलब है खत्म कर देना, बंद कर देना, क्लोज कर देना। अभी इतना आसान नहीं है कि जैसे दोस्ती यारी में बोल दिया कि आज से ब्रेकअप 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 खेल खत्म। नो, हमने डिसोल्यूशन यहाँ पे पार्टनरशिप का करना है, मतलब पार्टनरशिप की बैलेंस शीट क्लोज करना होगा। आपने अकाउंटिंग किया था ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन किए थे, जब पार्टनरशिप स्टार्ट किया था तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन किया था। अब पार्टनरशिप में पूरी क्लोज कर रहा हूं, डिसॉल्व कर रहा हूं, डिसोल्यूशन कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्लोज करना पड़ेगा कि नहीं। तो हम लोगों को यहां पे डिसोल्यूशन का अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू देखना है बेटा? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आसान भाषा में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही। क्यों डिसॉल्व हो रही, उसके पीछे की वजह अकाउंटिंग सब्जेक्ट में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मे भी हो सकता है पार्टनर्स ने जिस पर्पस के लिए फर्म स्टार्ट किया होगा पर्पस पूरा हो गया रहेगा। मे भी हो सकता है एक ही पार्टनर बचा होगा, बाकी सारे पार्टनर मर गए होंगे, या अनसाउंड माइंड हो गए रहेंगे, या इंसॉल्वेंट हो गए रहेंगे। मे भी हो सकता है उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो गए रहेंगे। मे भी हो सकता है फर्म इंसॉल्वेंट हो गई रहेगी, है ना। रीजन कुछ भी हो सकता है, बट हमें क्या करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है। हमें क्या करना है बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है ना। तो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने वाले अब, और उसी को हम लोग प्यार से यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप बंद करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। अब फर्म डिसॉल्व करने का मतलब बिजनेस बंद करना। अकाउंटिंग में बिजनेस बंद करने का मतलब बैलेंस शीट बंद करना। सर ये समझा नहीं। अरे मुझे एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हर साल वैसे ही मर जाते हैं। सर मर जाते हैं मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके उसका फाइनल आउटपुट क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और वो ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है, ग्रॉस लॉस कहां ट्रांसफर होता है? P&L में। P&L भी क्लोज होके मर के उसका बैलेंसिंग फिगर क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। वो कहां जाता है? बैलेंस शीट में। लेकिन बैलेंस शीट कभी बंद नहीं होती है। ट्रेडिंग P&L अकाउंट हर साल मरते हैं, और हर साल हम लोग नए नए ट्रेडिंग P&L बना लेते हैं। इसीलिए प्यार से ट्रेडिंग P&L को हम लोग बोलते हैं, मुन्ना अच्छे से ध्यान देना, इनकम स्टेटमेंट ऐसे जो टेम्पररी इन नेचर है, बट बिजनेस में अजर अमर परमानेंट क्या है? बैलेंस शीट। बिजनेस में टेम्पररी क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर बिजनेस को मारना है या बंद करना है, डिसॉल्व करना है, तो हमें उसकी बैलेंस शीट पे वार करना होगा, मतलब उसकी बैलेंस शीट क्लोज करनी होगी। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि बिजनेस बंद करना, इसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करो, तो आप उसको एक सेंटेंस में बोल देना, बैलेंस शीट क्लोज करना। वो धूम 3 मूवी थी ना आमिर खान की, उसके अंदर में आमिर खान क्या करता था? बैंक की बैलेंस शीट को मार रहा था। बैंक को मारना था ना उसको। किसी ने देखा नहीं होगा तो एक बार देखना, आमिर खान और उसका जुड़वा भाई, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है जीवन का, उस बैंक को मारना है जिस बैंक की वजह से उनके पिता ने आत्महत्या की थी। तो बैंक को कैसे मारते हैं वो लोग? अब बैंक को मारना है, बैंक तो आर्टिफिशियल पर्सन है। जब वो छोटे बच्चे थे तब वो बैंक के सामने खड़े होकर उसको पत्थर मारते थे, बट उससे बैंक मरने वाला था क्या? अब बैंक को अगर मारना है, उस आर्टिफिशियल पर्सन को, उसके बिजनेस को खत्म करना है, तो क्या करते हैं वो लोग? जब उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ा तब समझ में आता है कि ऐसे नहीं, ये अकाउंटिंग एंटिटी है, इसको मारने के लिए इसकी बैलेंस शीट को मारना होगा। एक सेपरेट एंटिटी है ना वो, तो उसकी बैलेंस शीट को मारना होगा। तो बैलेंस शीट को मारना है तो कैसे? उसकी असेट को चुराना शुरू कर देते। अब यहाँ पे हम लोगों को असेट नहीं चुराना है, यहाँ पे हमें इज्जतदारी और ईमानदारी से पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना है, मतलब उसके बैलेंस शीट को क्लोज करना है, मतलब सारी एसेट बेच दो, सारी एसेट बेच दो। असेट बेच के उससे क्या आएगा? पैसा, और उस पैसे से लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो। असेट रियलाइज कर लो। रियलाइज करने का अर्थ होता है असेट को पैसे में कन्वर्ट कर लेना, और असेट से पैसा रियलाइज होने के बाद उस पैसे से क्या करना है बेटा? लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देना है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो लाइबिलिटीज हमें पे ऑफ करना होगा ना, तो लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो। तो असेट बेच के पैसा आ गया, लाइबिलिटी पे ऑफ कर दिया, और बचा हुआ पैसा किसको दे देंगे? मालिक को। मालिक कौन है? पार्टनर। हो गए बैलेंस शीट बंद, हो गया डिसोल्यूशन। यही करना है। तो एक बार फिर से बोलो, जब कभी भी बोला जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना है,
तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू सेल द असेट, हमें असेट को सेल करना होगा। असेट सेल करके मेरे पास क्या आएगा, पैसा, और उस पैसे से मुझे लायबिलिटीज पे ऑफ करना है। और पैसा अगर ज़्यादा आया मेरे पास तो बचा हुआ पैसा क्या करूँगा, पार्टनर्स को दे दूंगा। और सर अपोजिट पैसा कम आए तो पार्टनर्स के घरदार बेच के भी पैसा ले लेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का लायबिलिटी कैसा है, अनलिमिटेड। चल मैं धीरे से स्टार्ट करता हूँ टॉपिक को, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा इसके ऊपर, अच्छे से ध्यान देना, ये आपको टेक्स्ट बुक है, ठीक है। देखो ध्यान देना, डिसोल्यूशन मीन्स वाइंड अप और टू क्लोज डाउन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या, वाइंड अप और क्लोज डाउन, अंडरलाइन कर लेना आपकी नोट्स में, वाइंड अप और क्लोज डाउन। When business relations among the partners of the partnership firm comes to an end, पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशंस है, सीधा सीधा बोलो ना, पार्टनर्स के बीच के रिलेशंस, इतना लंबा चौड़ा वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, उसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड मतलब अब यहाँ पे फर्म हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, सारे पार्टनरशिप के बीच का, सारे पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड मतलब पूरी पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है। 4 पार्टनर थे, सिर्फ एक पार्टनर बाहर निकल रहा है, तो उस एक पार्टनर का और ये रिमेनिंग पार्टनर का पार्टनरशिप खत्म होगा, फर्म खत्म नहीं होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट। जब सारे पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा तो फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। आ जाओ, उसके बाद आगे ध्यान देना, इट इज नोन एज, सारे पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप खत्म हो रहा, उसी को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना। अब पार्टनरशिप कैसे डिसॉल्व होगी, या तो पार्टनर्स मिलकर डिसीजन ले लेंगे, या तो क्या हो जाएगा बेटा, फर्म जिस पर्पस के लिए पैदा हुआ था वो पर्पस पूरा हो गया, यस और नो, या फिर सबने म्यूचुअली मिलके डिसाइड कर लिया कि भैया अब काम नहीं करना है, साथ में कोई झगड़ा नहीं है, म्यूचुअली डिसाइड कर लिया, है ना, तो उसको बोलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन। अब देखो अच्छे से ध्यान देना, इन शॉर्ट मतलब ऊपर के पैराग्राफ में जो दिया है उसी को शॉर्टकट में, पार्टनरशिप में नॉट इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। काम की चीज है, एग्जाम में इसके ऊपर ट्रू और फॉल्स और थ्योरी क्वेश्चन 1 सेंटेंस आंसर आ सकता है। अच्छे से ध्यान दो बेटा, क्या बोला यहाँ पे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में नॉट इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब क्या रे बेटा, 4 पार्टनर थे ए बी सी डी, ए छोड़ के चला गया तो ए का बी सी डी के साथ का पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया, ए का बी सी डी के साथ, ए का बी सी डी के साथ का पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया, लेकिन फर्म अभी भी कंटिन्यू है, बी सी डी कर ही रहे ना, बोलो कि यहाँ पे फर्म डिसॉल्व हुई है क्या, नो, क्या डिसॉल्व हुआ है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ है, किसके बीच का, ए और बी सी डी का, पूरी फर्म डिसॉल्व नहीं हुई, इट इज जस्ट अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, किसका किसका, ऑफ ए एंड बी सी डी। तो यहां पे सिर्फ ए और बी सी डी का पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ है, फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है, ये तो यहां पे लिखा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में नॉट इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लेकिन पूरी की पूरी फर्म डिसॉल्व हो गई तो ए बी सी डी सबके बीच का रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। सो सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि फर्म डिसॉल्व हो गया, देखो ना, ए छोड़ के गया, फर्म डिसॉल्व हुआ क्या, नो, लेकिन फर्म डिसॉल्व हो गई, पहले चारों एक साथ थे, फर्म डिसॉल्व हो गई तो सबके बीच का पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो गया, इसलिए आगे लिखा है बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो फर्म डिसॉल्व हो गई तो सारे पार्टनर के बीच का रिलेशनशिप डिसॉल्व हो गया, लेकिन कोई एक पार्टनर छोड़ के गया इसका यह मतलब नहीं है कि फर्म डिसॉल्व हो गई। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर मान लो पूरे फर्म में 2 ही पार्टनर है और एक पार्टनर छोड़ के गया, पूरे फर्म में कितने पार्टनर है, 2, और एक पार्टनर छोड़ के गया, हाँ अब यहाँ पे फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, पूछो क्यों, क्योंकि बचा एक पार्टनर, अकेला पार्टनर खुद से पार्टनरशिप कर सकता है क्या, नो, इसीलिए मोरल ऑफ द स्टोरी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बट फर्म डिसॉल्व हो गई, यस और नो, तो समझ जाओ पार्टनरशिप सबके बीच का अपने आप डिसॉल्व हो गया, यस और नो। पृथ्वी से एक शहर खत्म हो गया तो बोलो क्या पृथ्वी खत्म हो गई क्या, नो, पृथ्वी खत्म हो गई तो सारे शहर खत्म हो गए, फर्म ही डिसॉल्व हो गई तो सारे पार्टनर्स के बीच का पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया,
लेकिन सिर्फ कोई एक पार्टनर छोड़ के गया, लेकिन अभी भी बचे हुए पार्टनर फर्म कर सकते कंटिन्यू, तो वहां पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? रिटायरमेंट। ये बात समझ में आई? मीनिंग, डिसोल्यूशन का मीनिंग देख रहे हैं। इन लीगल टर्म्स डिसोल्यूशन हैज मल्टीपल मीनिंग। डिसोल्यूशन मीन्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिसोल्यूशन मीन्स अ डिसॉल्विंग समथिंग। कुछ चीज को डिसॉल्व करना, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, खत्म कर देना, मिला देना। सर डिसॉल्व करना और खत्म कर देना दोनों कैसे? जब कभी भी आप शक्कर को पानी में मिला देते हो तो शक्कर का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो मिक्स हो जाती है। हम डिसॉल्व कर देना मतलब क्या? सब कुछ खत्म कर देना। यस और नो? लैटिन टर्म है, कहाँ से आया? एग्जाम में 1 नंबर के लिए सवाल आ सकता है कि ये डिसोल्यूशन टर्म कहाँ से आया? लैटिन वर्ड डिसोल्यूशन। यस और नो? मीन्स डिसॉल्विंग समथिंग। डिसोल्यूशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ द क्लोजर ऑफ बिजनेस। सर सिर्फ फर्म ही डिसॉल्व होती है क्या? नो, कंपनी भी डिसॉल्व हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरी फर्म भी डिसॉल्व हो सकती है, बट हम लोगों को यहाँ पे किसका डिसोल्यूशन पढ़ना है? पार्टनरशिप फर्म का। कुछ इसका मीनिंग दिया हुआ है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब कभी भी सारे पार्टनर्स के बीच का पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया तो उसी को क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सारे पार्टनर्स के बीच का पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ एंडिंग एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन और लीगल एग्रीमेंट। जो भी हमारी पार्टनरशिप फर्म या ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको हमने बंद कर दिया, एंड कर दिया, मतलब क्या कर दिया? डिसोल्यूशन कर दिया। अरे बाबा डिसोल्यूशन के अलग अलग मीनिंग देख रहे हैं, सबका एक ही मतलब है अल्टीमेटली। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंडिकेट्स द डिसकंटिन्यूएंस फंक्शन एज अ फर्म। डिसकंटिन्यूएंस मतलब क्या? डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द फंक्शन एज अ फर्म। डिसकंटिन्यू कर दिया, अब वो फर्म फर्म बोल के काम नहीं करेगी, अब वो फर्म डिसकंटिन्यू हो गई, मतलब डिसॉल्व हो गई। रीजंस फॉर डिसोल्यूशन आया एग्जाम में तो थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, बोलो कौन कौन सा रीजन है? कॉमन सेंस, वॉल्यूंटरी खुद से होके, या एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने फर्म बनाया था, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए बनाया था, समय के लिए, वो समय पूरा हो गया, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर। स्पेसिफिक पर्पस, वेंचर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया था। सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए एक्सेप्ट 1। 6 पार्टनर थे, 6 के 6 इंसॉल्वेंट हो गए, यस फर्म डिसॉल्व। 6 पार्टनर थे, 5 इंसॉल्वेंट हो गए, तब भी फर्म डिसॉल्व। पूछ क्यों? क्योंकि एक पार्टनर खुद से पार्टनरशिप बचा हुआ नहीं कर सकता। इलीगल और अनलॉफुल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फर्म फॉर्म किया था, पता चल गया, फर्म डिसॉल्व कर दो। उसके बाद पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ 14 डेज। पार्टनरशिप कैसी थी? बाय विल थी। बाय विल मतलब क्या? इच्छा से आए थे, इच्छा से चले गए। इन एडिशन टू अबव सर्कमस्टेंसेस, ऑनरेबल कोर्ट कैन ऑर्डर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म ऑन लीगल ग्राउंड्स। बताओ तो, ऊपर के अलावा कोर्ट भी ऑर्डर दे सकती है क्या कभी कभी फर्म डिसॉल्व करने का? हाँ, तुम दोनों की पार्टनरशिप फर्म थी, तुम दोनों ने मेरे साथ चीट किया, मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया तुम्हारी फर्म के खिलाफ में, और तुमने मेरे साथ चीट किया था, मिसकंडक्ट किया था, या पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया, या मेरे पैसे नहीं दे रहा है, तो वहां पे भी कोर्ट तुमको ऑर्डर देगी पैसा दो। तुमने अगर फिर भी नहीं दिया तो कोर्ट तुम्हारी फर्म को डिसॉल्व कर देगी। यस और नो? सो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, अनसाउंड माइंड, पार्टनर्स बिकम अनसाउंड माइंड। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, अपने बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट था आपने फुलफिल नहीं किया, तो ये कुछ वजह है ना? फटाफट से मुझे बता दो कौन कौन सी वजह है। तो बेटा हाँ, सबसे पहली वजह कौन सी थी? वॉल्यूंटरीली भी फर्म डिसॉल्व कर सकते, जिस पर्पस के लिए फर्म बनाया था वो वेंचर, वो पर्पस पूरा हो गया। जितने समय के लिए फर्म बनाया था वो समय पूरा हो गया। तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया, चीट किया, तो भी उस केस में भी फर्म, कोर्ट तुमको ऑर्डर दे सकता है फर्म डिसॉल्व करने का। पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, या तो सारे या तो एक्सेप्ट 1। ऑल पार्टनर बट एक्सेप्ट 1, या तो ऑल पार्टनर क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए। अब इसमें से कोई भी एक चीज होती है तो यस, इसमें से कोई एक भी चीज होती है तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, है ना? उसके बाद ध्यान देना, डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन और फर्म डिसोल्यूशन दोनों में क्या अंतर है? पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, इसका ये मतलब नहीं कि फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ मतलब वो कोई पार्टनर जो छोड़ के गया उसका और फर्म का रिलेशनशिप खत्म हुआ,
यहाँ पे पूरी फर्म डिसॉल्व नहीं हुई, लेकिन फर्म डिसॉल्व हो गई, इसका मतलब सारे पार्टनर्स के बीच के रिलेशनशिप डिसॉल्व हो गए। कोई एक पार्टनर छोड़ के गया तो सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, कोई एक पार्टनर छोड़ के गया तो सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी उसकी बचे हुए पार्टनर के साथ, लेकिन फर्म डिसॉल्व हो गई तो सारे पार्टनर्स के बीच की पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। ABCD 4 पार्टनर थे, एक पार्टनर ए छोड़ के गया, अभी भी BCD के बीच की पार्टनरशिप जिंदा है क्या? हाँ। फर्म जिंदा है क्या? हाँ। सिर्फ क्या हुआ, ए का और BCD का पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ, फर्म डिसॉल्व नहीं हुआ। वही तो लिखा है यहाँ पे पहले पॉइंट में। दूसरा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है बेटा? द नेचर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप इज वॉल्यूंटरी, खुद से होके जा सकते हैं, लेकिन फर्म का डिसोल्यूशन इतना आसान नहीं है। बताओ कैसे? फर्म डिसॉल्व होती है, दो पर्पस हो सकता है, या तो वॉल्यूंटरीली या तो कंपलसरीली। कंपलसरी कौन डिसॉल्व करेगा? कोर्ट। वॉल्यूंटरी सारे पार्टनर मिलके, लेकिन कंडीशन क्या है मालूम है? फर्म की जो भी लाइबिलिटीज है वो पे ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपने फर्म की लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं की तो आपकी फर्म तब तक डिसॉल्व नहीं होगी, या पार्टनर्स की पर्सनल एस्टेट बेचनी पड़ेगी, येस और नो, फर्म की लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। ओके। उसके बाद कंटिन्यूएशन ऑफ द पार्टनरशिप। अ बिजनेस कंटिन्यूज हाउएवर द पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड। क्या बोल रहा है बेटा? देखो तो, अरे बाबा 4 पार्टनर थे, ए छोड़ के गया, बिजनेस अभी भी कंटिन्यू है क्या फर्म का? यस। पहले 4 लोगों की पार्टनरशिप फर्म थी, अब कितने लोगों की है? 3। मतलब पहले 4 लोगों की फर्म थी, अब उन्होंने कितने की फर्म बना दी? 3। ये उन्होंने 3 लोगों की फर्म बना दी, इसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूट करना। देखो वही तो लिखा है, लेकिन फर्म डिसॉल्व हो गई पूरी की पूरी, तो यहाँ पे बिजनेस फिर से रिकंस्टिट्यूट हो सकता है क्या? नो, पूरा का पूरा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा। रिक्वायरमेंट, इट रिक्वायर्स रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी। देखो ना, रिटायरमेंट और डेथ के समय हम लोग असेट और लाइबिलिटी रिवैल्यू करते थे क्या? यस और नो? रिटायरमेंट और डेथ में फर्म बंद नहीं होती थी, कोई तो एक पार्टनर जाता था, और जब वो जाता था तो उस समय असेट और लाइबिलिटी रिवैल्यू होती थी, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कहाँ डालते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, यस और नो? लेकिन हम डिसॉल्व हो गई तो यहां रिवैल्यूएशन ऑफ असेट लाइबिलिटी नहीं होगा, असेट बेचना होगा। डिसॉल्यूशन में असेट का रिवैल्यूएशन नहीं होता है, असेट का रियलाइजेशन होता है। रियलाइज करना म्हणजे कैश में कन्वर्ट करना। जैसे मैंने आपको बोला कि बच्चों मैं इस फोन को रियलाइज कर रहा हूं, मतलब इस फोन को मैं कैश में कन्वर्ट कर रहा हूं। बच्चों मैं ये स्पीकर सिस्टम रियलाइज कर रहा हूं, मतलब मैं स्पीकर सिस्टम को बेच के कैश में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब जब फर्म डिसॉल्व होती है तो हम लोग असेट को रिवैल्यू करते या रियलाइज करते? रियलाइज करते। देखो वही तो लिखा है, इट रिक्वायर्स रियलाइजेशन। असेट को रियलाइज कर दो, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दो। उसके बाद फाइनल क्लोजर। यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने का काम नहीं, 4 पार्टनर थे, ये छोड़ के गया, BCD कंटिन्यू कर रहे, बोलो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना पड़ेगा क्या? नो। लेकिन फर्म डिसॉल्व हो रही तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना होगा। कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर कैन नॉट डिसॉल्व अ पार्टनरशिप, लेकिन कोर्ट ऑर्डर कैन डिसॉल्व अ फर्म। कुछ बात समझ में आई? थ्योरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। सब लोग साथ में बेटा। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ के नहीं, करके करेंगे, बट स्टिल एक बार आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। मैं कुछ स्टेप बताऊंगा आपको डिसोल्यूशन की, आंख बंद करके वो स्टेप फॉलो करना है। अपने आप लोगों का पूरा क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो टैली हो जाएगा। देखो जरा ध्यान देना। When the firm dissolve, all the assets are realized, proceeds from it are to be paid for the liabilities of the partnership firm. According to Indian Partnership Act Section 48, the liabilities are paid as per the order given below. कैसे पे करना है? सबसे पहला काम, असेट बेच दो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर दो, आउटसाइड लाइबिलिटीज पे कर दो, है ना? आफ्टर पेइंग ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज, इफ देयर एनी सरप्लस कैश अवेलेबल टू बी पेड फॉर द लोन्स गिवन बाय द पार्टनर. If all partners' loan are not fully repaid due to insufficient fund, then they are entitled to share proportionately. Then, if still surplus cash remains, distributed to the partners in the profit sharing ratio.
भाई साहब, अरे तो कुछ भी नहीं समझा, बता दो। लिखो, आपके नोट्स के अंदर में एक हेडिंग दे दो डिसोल्यूशन का, है ना, और स्टेप्स फॉर डिसोल्यूशन लिख लो, स्टेप्स फॉर डिसोल्यूशन लिखो। लिखो बेटा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, डन। लिखो स्टेप नंबर 1, रियलाइज एसेट्स, असेट बेच दो। स्टेप नंबर 2, पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इफ एनी। रियलाइजेशन कोई प्यार से बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। थर्ड स्टेप, पे थर्ड पार्टी और आउटसाइडर्स लायबिलिटी। देन उसके बाद पे लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर्स, पे लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर्स, पे लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर्स इफ एनी। उसके बाद लिखो इफ सरप्लस ऐसा लिखो, डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इफ डेफिसिट शेयर अमंग द पार्टनर्स। लिखा? ओके। आज अब डिसोल्यूशन में दो टाइप के डिसोल्यूशन हो सकते हैं, एक सिंपल और एक ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। एक सिंपल डिसोल्यूशन है और एक है डिसोल्यूशन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। आज पहले सिंपल डिसोल्यूशन, ये जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर है पढ़ेंगे नहीं, ये पूछेंगे नहीं, ये थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको प्रैक्टिकली करना होगा। कैसे करना है मैं बताता हूं, है ना। यहां से आपका मेन टॉपिक शुरू हो रहा है बच्चों। ये जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं ना, ये अकाउंटिंग एंट्रीज के फॉर्मेट दिए इन्होंने। मैं आपको फॉर्मेट लर्न नहीं कराऊंगा, फॉर्मेट लर्न कराऊंगा तो आप बोलेंगे कैसे मास्टर है अकाउंटिंग एंट्री लर्न करवा रहा है। ये आपको सब करनी आएगी। ये मैं जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूँगा ना, तो हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता दूंगा। एक अपना मोटा मोटी तौर पे जो ढांचा है वो मैंने आपको बता दिया, बरोबर है। लेकिन जब हम लोग एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको डिटेल्ड सारी स्टेप एक 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 लिख करके बता दूंगा, ठीक है। आ जाओ, तो सबसे पहले सिंपल डिसोल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ,
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। सर इसके अंदर में अगर थ्योरी क्वेश्चन आया तो जो मैंने आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में जो बताया ना पहले 20 मिनट, उसमें से थ्योरी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और जो मैंने अभी पेजेस स्क्रॉल किए उसके अंदर में क्या था वो मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जरिए बता रहा हूँ। अभी जो मैंने पेजेस स्क्रॉल किए उसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, वो सब अकाउंटिंग एंट्रीज थी। बरोबर है, अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ने के लिए नहीं करने के लिए होती है। सर वो एंट्री हमको करना है कि क्या, हाँ लॉजिक सेम है और स्टेप्स में आपको बताऊंगा डेबिट क्रेडिट का। और जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ मैं आपको डेबिट क्रेडिट भी क्यों किया कैसे किया वो भी बताने वाला हूँ। सो चिंता मत करना, ठीक है, हर एक चीज़ बताता हूँ। आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला यहाँ पे, रिद्धि एंड सिद्धि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। द फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19। नीचे उनकी बैलेंस शीट दी बेटा 31 मार्च 2019 की। बैलेंस शीट दे दिया एज ऑन 31 मार्च 19, लाइबिलिटी साइड दे दिया, असेट साइड दे दिया। कैपिटल रिद्धि सिद्धि, रिजर्व फंड सिद्धिज लोन क्रेडिटर्स। यहाँ पे दोनों का कैपिटल दे दिया। रिजर्व फंड था, रिजर्व फंड आज तक का पार्टनरशिप फर्म के अंदर में मेहनत करके जो भी कुछ पुराना प्रॉफिट होगा पुराना प्रॉफिट उन्होंने कहाँ ट्रांसफर किया, रिजर्व में। उसके बाद सिद्धि से लोन लिया था लगता फर्म ने लोन लिया था सिद्धि से, तो फर्म के लिए क्या थी, लाइबिलिटी। देखो लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है। उसके बाद क्रेडिटर्स थे फर्म के 31 मार्च 19 को, और 31 मार्च 19 को ही फर्म के पास इतनी एसेट्स थी। बरोबर है क्या? आ जाओ। अभी तक पता नहीं, बस ये पता है कि पार्टनरशिप टॉपिक का क्वेश्चन है, बट ये नहीं पता है कि एडमिशन है, कि रिटायरमेंट है, कि डेथ है, कि डिसोल्यूशन है। बरोबर है कि फाइनल अकाउंट है, कुछ भी नहीं मालूम, बस इतना पता है कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड। अब समझ में आया कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन का। नहीं तो सेम क्वेश्चन तो हमारा पहले के भी टॉपिक में आता था, यस और नो। अब हमें समझ में आया कि करना क्या है। यहाँ पे फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। आ जाओ अभी करते फर्म को डिसॉल्व। सो ध्यान देना सब लोग, आ जाओ। सो असेट्स रियलाइज एज फॉलोज, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, है ना। असेट रियलाइज एज फॉलोज का मतलब क्या है, असेट बेच के इतना इतना पैसा आया। मशीन बेच के कितना पैसा आया, 22,000। बाय द वे हमारी मशीन कितने की थी, बैलेंस शीट में देखो तो मशीन थी 20 की, ओ वाह 22 आ गए। बिल्डिंग बेच के कितना आया, 28,000। बाय द वे बिल्डिंग कितने का था, 60, कम आए। स्टॉक बेच के कितना पैसा आया। लेकिन सर ये सब बेच क्यों रहे, मशीन बिल्डिंग स्टॉक, तुम ही बताओ क्यों बेच रहे। डिसॉल्व कर रहे हैं ना फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था ना, सारी असेट बेच दो और लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो। असेट बेच दो और लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो, हो गई फर्म डिसॉल्व, यस और नो। उसके बाद डेटर से कितने पैसे आए, 15। डेटर से कितने लेने थे टोटल, 17,600। आरडीडी माइनस भी कर दिया तो 16 लेने थे। बराबर है ना, बताऊंगा हर चीज का ट्रीटमेंट कैसे रहेगा। आए कम। रिद्धि टूक ओवर द इन्वेस्टमेंट। सर मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर ये हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया। सर ये बची हुई असेट का क्या, बची हुई असेट के बारे में लिखा है ना, रिद्धि टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर। फर्नीचर किसने लिया, रिद्धि ने। इन्वेस्टमेंट भी किसने लिया, रिद्धि ने। सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज खत्म होनी चाहिए तो ही तो फर्म डिसॉल्व होगी। फर्म डिसॉल्व करना मतलब बैलेंस शीट को मार देना। बैलेंस शीट कब मरेगी, जब सारी एसेट मरेगी। हाँ अभी भी और बची है, देखो आरडीडी तो हम लोग राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये तो हमने फ्यूचर में होने लॉस के लिए आरडीडी क्रिएट किया था। ये तो लॉस है, आरडीडी से थोड़ी ना कुछ पैसे आएंगे, एक प्रकार से तो ये लॉस हो गया ना। हाँ सिद्धि अग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन। सिद्धि को जो भी पैसा देना था वो उसके बदले 3,000 एक्सेप्ट कर लेगी। फर्म का फायदा हो गया 1,000 का। फर्म की लाइबिलिटी कितने की थी, 4,000 की। देखो सिद्धि का लोन, सिद्धि कितनी बोल रही, मैं 3,000 ही ले लूंगी, सेटलमेंट कर लेगी। डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिसीव्ड, इसके बदले कितना आया, 0।
आरडीडी भी खत्म। सर ये बैंक का पैसा तो लाइबिलिटीज पे ऑफ करने में यूज कर लेंगे, और आखिरी में सर कुछ बच गया तो इन दोनों के कैपिटल में डाल देंगे। सर रिजर्व फंड वही जो आज तक करते आ रहे थे। रिजर्व फंड ये क्या है? पुराना प्रॉफिट। पुराने प्रॉफिट पे किसका अधिकार होता है? मालिक का। तो इसीलिए रिजर्व फंड कहां ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। हो गया, ये भी खत्म। आखिरी में इन दोनों का कैपिटल अकाउंट में जितना बैलेंस आएगा एग्जैक्ट उतना ही बैलेंस कहाँ पे बचना चाहिए? बैंक में। और ये दोनों टैली हो जाएंगे, बैंक और कैपिटल। तो समझना आपका सम सही है, वरना गलत हो गया। कुछ बात समझ में आई? सर ऐसे तो आपने बोला वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन करना कैसे वो बता दो। बेसिक थीम यही है, करना कैसे मैं बता दो। अब अच्छे से ध्यान दे दो। आपको क्वेश्चन समझ में आया ना, करना क्या है? आ जाओ। अब आप लोगों को बोला क्या है बेटा यहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए? देखो तो बोला है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, सिद्धीज लोन अकाउंट बनाओ और बैंक अकाउंट बनाओ। ठीक है, बना लेते। आ जाओ, लिखो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 214। लिखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 214। डन? लिखा बेटा सभी ने? चलो, अब मैंने आपको बोला था ना हर एक चीज जो इसमें लिखा हुआ है वो हम लोग यहाँ करेंगे करके। आज चल मुना, बच्चे से ध्यान देना। कौन कौन से अकाउंट बनाने बोले बताओ? पहले फर्म का नाम बता दो। इन द बुक्स ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि। रियलाइजेशन अकाउंट, और कौन सा अकाउंट बोला है बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट, सिद्धीज लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिद्धीज लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट, और रिद्धि सिद्धि। डन? सर ये क्यों किया आपने? अरे वही तो बोल रहा हूं ना, क्वेश्चन में जो जो बोला है वो पहले बना लिया। डन? सब लोग साथ में बेटा आ जाओ। अब ध्यान देना सब लोग अच्छे से। चल सब साथ में मुन्ना देखो। आ जा बेटा, देखो ध्यान देना सब लोग। चलो मुन्ना देखो तो सबसे पहली स्टेप क्या करना है? जो भी आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में, जो भी आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में
नहीं, जो भी आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में असेट है, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, वो सारी असेट्स को, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, वो सारी असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो, एक्सेप्ट, क्या बोला मैंने आखिरी में, एक्सेप्ट, कौन सी असेट छोड़ के, कौन सी असेट ट्रांसफर नहीं करना है, ऐसी असेट जिसकी कुछ रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, ऐसी एसेट जिसकी कुछ रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, उन असेट्स को हम लोगों ने ट्रांसफर नहीं करना है। कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। वापस एक बार सुन लेना, सबसे पहला काम क्या है बेटा, जब कभी भी आज के बाद आपको बोला जाए कि आप लोगों को फर्म डिसॉल्व करना है और सिंपल डिसॉल्यूशन का क्वेश्चन है, सर सिंपल और इंसॉल्वेंसी के इसमें फर्क क्या है, बताऊंगा जब हम लोग इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहली स्टेप है ट्रांसफर ऑल द असेट टू द रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सेप्ट, कौन सी असेट ट्रांसफर नहीं करना है, जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं आएगी। सर अब जरा हमें यह समझाओ, जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं आएगी मतलब कौन सी असेट, मतलब ऐसी असेट जो लॉस असेट है, जिसको मार्केट में बेचने जाओगे तो बाबा जी का टुल्लू मिलेगा, कुछ नहीं, जीरो मिलेगा, लॉस असेट। सर एग्जांपल दो ऐसी असेट का, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बैलेंस शीट के असेट साइड में है, आरडीडी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, यस और नो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, डेबिट बैलेंस है मतलब बैलेंस शीट के असेट में। सो ऐसी असेट जिसको बेच के कुछ नहीं आने वाला है, उन सारी असेट को मैं सीधा पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। ऐसी एसेट जिसको बेच के कुछ नहीं आने वाला है। लॉस असेट किसका होता है, जिसका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किसका है, मालिक का, तो लॉस भी किसका है, मालिक का, यस और नो। चलो, तो लॉस असेट छोड़ के, जीरो वैल्यू असेट छोड़ के बची हुई असेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। सो स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर असेट टू द रियलाइजेशन अकाउंट, बरोबर है। चलो बेटा क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। आजा मुन्ना, देख तो जरा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, एक बार देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहली स्टेप क्या है, ट्रांसफर असेट टू द रियलाइजेशन अकाउंट, करो ट्रांसफर। बिल्डिंग है, यस रियलाइजेबल वैल्यू है बिल्डिंग का, जीरो वैल्यू असेट नहीं है। फर्नीचर है, मशीन है, और देखो देखो डेटर्स ये वाले लेना है बेटा, ये नेट डेटर्स नहीं, आरडीडी अलग अकाउंट है, डेटर्स अलग अकाउंट है, बरोबर है। डेटर्स है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रियलाइजेबल है, इंटरेस्ट रिसीवेबल। सर बैंक अकाउंट नहीं बेटा, बैंक अकाउंट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना। सर क्यों, बैंक तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है। हम लोग कौन सी एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, जो एसेट को हमें कैश में कन्वर्ट करना है या जिससे कैश आ सकती है। बैंक तो ऑलरेडी कैश बैंक है ना, उसे और क्या रियलाइज करूं, मरे हुए को और क्या मारूं। जो असेट्स को मैं रियलाइज कर सकता हूं इन कैश, बैंक कैश तो ऑलरेडी कैश बैंक ही है, उन्हें फिर से रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना। चलो ये नीली टिक जो मैंने किया ट्रांसफर कर दूं। चलो मुन्ना अच्छे से ध्यान देना बेटा, देखो जरा ध्यान दो। सर हम लोग ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब लोग प्लीज ध्यान देना, क्योंकि ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, मुझे बैलेंस शीट क्लोज करना है, और बैलेंस शीट क्लोज करना है मतलब मुझे ध्यान देना, असेट को मारना है, असेट को ट्रांसफर करना है। अब असेट का कौन सा बैलेंस है बताओ, डेबिट बैलेंस। असेट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, बोलो एक बार, असेट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। उसे ट्रांसफर करना है तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। तो सारी असेट को ये क्या करूंगा, क्रेडिट, और कहां ट्रांसफर करूंगा, रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन को क्या करूंगा, डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट, लिखते जाओ बेटा सारी असेट। हाँ, रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, फटाफट से लिखो। रियलाइजेशन टू फर्नीचर, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, मैं अभी क्या कर रहा हूं, बोलो बोलो, मैं बैलेंस शीट क्लोज कर रहा हूं। मुन्ना ध्यान दे, काम की चीज बता रहा हूं, 2 सेकंड के लिए रुक जाओ। मैं अभी क्या कर रहा हूं, बोलो बैलेंस शीट क्लोज कर रहा हूं। सर क्यों कर रहे हो क्लोज, क्योंकि डिसोल्यूशन है।
मुझे एक बात बताओ, अब कोई एसेट बैलेंस शीट में 10,000 पे दिख रही है, अब मुझे बैलेंस शीट क्लोज करना है, मुझे उस असेट अकाउंट को क्लोज करना है, तो 10,000 से क्लोज करूंगा या कोई और नंबर से क्लोज करूंगा? 10,000 से। असेट 10,000 की दिख रही है, मुझे खत्म करना है तो कम भी कितने से करना है? 10 से। सो यहाँ पे बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की दिख रही है? 60 की। तो यहाँ बिल्डिंग डेबिट बैलेंस कितना है? 60,000। तो बिल्डिंग को क्रेडिट भी कितने से करूंगा? 60,000 से। कुछ बच्चे गलती क्या करते मालूम है क्या? बिल्डिंग का नीचे अलग वैल्यू दिया है, 28,000 लिख देते हैं यहाँ पे। नो, मुझे बैलेंस शीट क्लोज करना है तो मुझे बैलेंस शीट की फिगर को पलटाना होगा, कोई और दूसरी फिगर नहीं। चल, अगर यहाँ पे मैंने बिल्डिंग 28 लिखा, बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस 60 और आपने बिल्डिंग को क्रेडिट कितना किया? 28, मतलब अभी भी बिल्डिंग का 32 का बैलेंस दिखेगा कि नहीं? तो बताओ बैलेंस शीट क्लोज हुई क्या फिर? सो मुझे अगर बैलेंस शीट क्लोज करना है तो मुझे बैलेंस शीट की वैल्यू को रिवर्स करना है। वापस बोलूं, मुझे बैलेंस शीट अगर क्लोज करना है तो मुझे बैलेंस शीट की वैल्यू को रिवर्स करना है। और बैलेंस शीट में बिल्डिंग का कितना बैलेंस है? डेबिट बैलेंस 60, क्रेडिट किया 60। बोलो फर्नीचर कितना है? 24। टिक लगाते जाओ। मशीन कितनी है? 20। हाँ बोलो डेटर्स कितने? डेटर्स बोलो स्टॉक कितना है? स्टॉक बोलो। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 8,000। बोलो इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है? बोलो बैंक अकाउंट कहां पे लिखूंगा? सेपरेट बैंक अकाउंट में 20,000 डेबिट बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस। डन। चेक करो बैलेंस शीट की असेट साइड खत्म। अब ये आरडीडी जो बचा है, ये आरडीडी माइनस था ना, असेट में माइनस था। आरडीडी का कौन सा बैलेंस होता है बताओ? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट क्रेडिट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। दुनिया के हर रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस, आरडीडी का भी क्रेडिट बैलेंस। उसे ट्रांसफर करना है तो क्या करो? डेबिट, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय आरडीडी लिख दिया। किसी कोई तकलीफ, कोई डाउट, कोई समस्या? डन। चलो आगे। अब एक बार जरा चेक करना, तो पूरी की पूरी बैलेंस शीट क्लोज हो गई क्या रे? पूरी की पूरी बैलेंस शीट क्लोज हो गई क्या? एक बार चेक करो। कोई आइटम बचा है बैलेंस शीट की? सॉरी, पूरी पूरी बैलेंस शीट की असेट साइड क्लोज हो गई क्या? देखो असेट में कोई आइटम बचा है क्या? नो। सारा हो गया क्लोज असेट। बैंक अकाउंट भी तो लिख दिया ना ओपनिंग बैलेंस बैंक में। अब उसके बाद लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में। इन्होंने सिद्धि के लोन का सेपरेट अकाउंट बोला, इसलिए मैं इसका सेपरेटली लिख दूंगा 4,000। लोन का क्रेडिट बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखूंगा? क्रेडिट साइड में। और जो भी लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स 30,000, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करना है तो डेबिट करो। देखो क्रेडिटर्स को डेबिट किया और रियलाइजेशन को क्रेडिट किया। अरे असेट रियलाइजेशन के डेबिट में डाली तो लाइबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करो। सर ये रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बना रहे? क्योंकि मुझे असेट लाइबिलिटी को रियलाइज करना है। सर असेट लाइबिलिटी को क्यों रियलाइज करना है? क्योंकि धंधा बंद करना है। सर धंधा क्यों बंद करना है? क्योंकि यहाँ पे डिसोल्यूशन हो रहा है। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? चलो आगे। डन। आ जाओ प्लीज ध्यान दे दो। और कौन सी लाइबिलिटीज है? कौन सी लाइबिलिटी ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में? ओनली थर्ड पार्टी। रिजर्व फंड ये लाइबिलिटी है क्या थर्ड पार्टी? नो। रिजर्व फंड ये तो मालिक का है। रिजर्व फंड ये तो पुराना प्रॉफिट है। कहां ट्रांसफर करेंगे? इनके कैपिटल में। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिख दो पहले 80-60 और उसके बाद रिजर्व फंड लिख दो 80,000 60,000। ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस ब्रॉट डाउन।
और रिजर्व फंड कितना था बेटा? 16,000। रिजर्व फंड कौन से रेशो में ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वो कितना था? 2:1। बोलो बेटा, रिजर्व फंड ट्रांसफर कर दो बाय रिजर्व फंड। सर ये रिजर्व फंड क्रेडिट में क्यों लिखा? रिजर्व फंड ये पुराना प्रॉफिट है, और ये पुराना प्रॉफिट हम लोग अब पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर्स के कैपिटल में प्रॉफिट या रिजर्व ट्रांसफर करते हैं तो उनका कैपिटल बढ़ता है। कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे ना, कम हुआ तो डेबिट में लिखेंगे। रिजर्व फंड भी क्लोज। रिजर्व फंड 2:1 में बांट बेटा। रिजर्व फंड कितना था? 16,000। चलो बांटो, 16,000 को 2:1 में बांटना है। 16,000 को 2:1 में बांटना है बेटा। 16,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। सर अब ये करना तो मुश्किल है, एक काम कर सकते हैं हम लोग, बरोबर है क्या? ध्यान देना, देखो जरा, ये 9,000, 6,000 और ये 1,000 ऐसे बाइफरकेट कर लेते। सर ऐसे क्यों किया? ये 9 और 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना। सर 3 ही क्यों? क्योंकि 2:1 है, या तो कैसे भी आप बाइफरकेट कर सकते हो। 9,000 को 2:1 में बांटो, बोलो कितना आ जाएगा? 6,000 और 3,000। 6,000 को 2:1 में बांटो, 4,000 और 2,000। 1,000 को 2:1 में बांटो तो 667 और 333। अब ये 2 2 2, ये 2 वाला पोर्शन किसका था? आर का ना। आर 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 6,000 और 4 10,000, 10,667, 10,667। और ये 3,000 और 2 5,000, 5,333। कुछ बात समझ में आई? बांट दिया, रिजर्व फंड को भी बांट दिया। ये पेपर में नहीं लिखा तो भी चलेगा, आपने डायरेक्टली भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, बैलेंस शीट पूरी टिक लग गई, एक मेजर काम खत्म। बैलेंस शीट के सारे आइटम मैंने ट्रांसफर कर दिए। बैलेंस शीट क्लोज किया मैंने। कैसे क्लोज किया एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा आपको। कैसे क्लोज किया? क्लोज बैलेंस शीट कैसे? ट्रांसफर एसेट्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट, बरोबर है क्या? ट्रांसफर लॉस एसेट इफ एनी, अगर है तो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस क्वेश्चन में लॉस एसेट नहीं थी। सर लॉस एसेट का एग्जांपल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ऐसी एसेट जिसको मार्केट में बेच के जीरो आएगा, है ना। उसके बाद ट्रांसफर कैश और बैंक टू सेपरेट अकाउंट, बरोबर है क्या? उसके बाद ट्रांसफर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद ट्रांसफर रिजर्व्स सरप्लस प्रॉफिट्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस टू देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट क्लोज, पहला काम खत्म, बरोबर ना।
एसेट ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में, रिजर्व फंड प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल में, कैश बैंक के लिए सेपरेट अकाउंट ओपन कर दो। राइट, चलो आगे, पहला काम खत्म। आ जाओ नीचे पढ़ो, अभी क्या दिया। असेट रियलाइज एज फॉलोज, वन बाय वन एक एक ट्रांजेक्शन की एंट्री मारो। अब असेट बेच के पैसे आ गए, अब डिसोल्यूशन हो रही तो असेट बेचना पड़ेगा ना। अभी तो हमने सिर्फ असेट धंधे में से निकाल के एक दुकान में लगाया, उस दुकान का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन से असेट बेच दो सारी। रियलाइजेशन अकाउंट तो सिर्फ एक जरिया था असेट बेचने के लिए। जैसे मुझे अगर ये सारा फर्नीचर बेचना है, मुझे आज क्लासरूम खाली करना है, तो सारा फर्नीचर पहले एक जगह पे ले जाके रखूंगा ना मैं। वो जगह का नाम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। वो जगह का नाम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। अब जब भी मैं बेचूंगा तो अब मैं यहां से बिजनेस से बैलेंस शीट से बेचूंगा कि रियलाइजेशन से? सारी एसेट लायबिलिटी किधर है? रियलाइजेशन में। तो बेचेंगे भी कहां से? रियलाइजेशन। अब जब मैंने असेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया तो रियलाइजेशन को डेबिट किया। अब असेट वहां से जाएगी तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे? बैंक को। असेट बेच के पैसा आएगा ना। देखो, मशीन बेच के, बिल्डिंग बेच के, स्टॉक बेच के इतना पैसा आया। टोटल करो, 22, 38, 60 और ये 15, 75 आ रहा है क्या तीनों का टोटल? 1, 2, 3 नहीं, ज़्यादा आ रहा रे। 22 और 28, 50, 50, 30, 80, 80, 15, 95, 95, 8, 1,03,000 आ रहा है ना। चेक करो टोटल करके, 1,03,000। सारी एसेट बेच दी, उसको बेच के कितना पैसा आया? 1,03,000। बोलो एंट्री क्या रहेगी? जब असेट रियलाइजेशन में डाली तो रियलाइजेशन को डेबिट किया। देखो, रियलाइजेशन डेबिट टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू मशीन, टू डेटा, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट। अब असेट बेच के पैसा आए तो रियलाइजेशन को क्रेडिट। पहले असेट जब रियलाइजेशन में आई तो रियलाइजेशन डेबिट। अब असेट रियलाइजेशन से जा रही है तो रियलाइजेशन क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखो 1,03,000। और ये असेट जाके क्या आया? पैसा आया क्या? तो बैंक डेबिट करूं क्या? बाय बैंक। और बैंक के डेबिट में लिखो टू रियलाइजेशन। कैसा लगा? सिंपल एकदम। पहले असेट लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में, उसके बाद असेट बेच दो, लायबिलिटीज पे ऑफ कर दो। असेट बेचेंगे तो एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट मत लिखना, क्योंकि अब असेट अकाउंट बचा ही कहां? असेट तो मर गया ना, खत्म हो गया। असेट कहां ट्रांसफर हो गया? रियलाइजेशन में। तो अब जब हम लोग असेट बेचेंगे तो टू असेट नहीं लिखेंगे, टू रियलाइजेशन लिखेंगे, क्योंकि असेट अकाउंट का अस्तित्व है ही नहीं। सर कैसे? बैलेंस शीट के डेबिट में दिख रही, बैलेंस शीट के असेट साइड में दिख रही थी बिल्डिंग, डेबिट बैलेंस। और जैसे ही मैंने बिल्डिंग रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया तो बिल्डिंग को क्या किया? क्रेडिट। बैलेंस शीट में सारी असेट दिख रही थी डेबिट। जैसे ही मैंने असेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, असेट हो गई क्रेडिट, सारी असेट अकाउंट हो गई क्लोज। अब क्लोज होने के बाद वापस से टू असेट बाय असेट नहीं करना। अब जो भी खेल होगा सब कहां से होगा? रियलाइजेशन से। चलो आगे, लिख दिया डबल एंट्री सिस्टम, बाय बैंक टू रियलाइजेशन। अगला पढ़ो। सर अब यहाँ पे बिल्डिंग थी 60 की, बिल्डिंग बेच के आए 28, तो जो नुकसान हो गया उसका कुछ नहीं करना है क्या? नुकसान अपने आप आ गया ना। बिल्डिंग बेच के पैसा कम आया तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में कम फिगर गई, और रियलाइजेशन के डेबिट में देखो ज्यादा फिगर है। अपने आप रियलाइजेशन का बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला सेंटेंस पढ़ो। रिद्धि टूक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। उसने इन्वेस्टमेंट 10,000 में लिया और फर्नीचर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू म्हणजे कितनी? 24। बुक वैल्यू म्हणजे कितनी? जो बैलेंस शीट में दी है वो। तो रिद्धि ने फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट कितने में खरीदा? 10,000 में इन्वेस्टमेंट और 24 का फर्नीचर, यानी 34,000। यानी कितना हो गया बेटा? 34,000। मतलब 34,000 की एसेट कौन ले गया? पार्टनर। उस पार्टनर का नाम क्या है? रिद्धि। तो असेट चली गई तो क्रेडिट किसको करूं? असेट को या रियलाइजेशन को? रियलाइजेशन को।
असेट आई तो रियलाइजेशन डेबिट हुआ था ना, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखूं 34,000, बरोबर है। अब ये असेट बेच के पैसा आया कि सिद्धि आई, सिद्धि नहीं, क्या नाम है उसका, रिद्धि, रिद्धि। असेट बेच के पैसा आया क्या मेरे पास? नो। ये असेट कौन ले गया? पार्टनर्स। तो फिर पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करो। जब कभी भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से कुछ लेके जाता है तो उसका कैपिटल कम होता है, जब कभी भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में कुछ लाता है तो उसका कैपिटल बढ़ता है। यहां लेके आ रहा है या लेके जा रहा है? फर्म से लेके जा रहा है, तो लिखो बाय बैंक नहीं, बाय रिद्धि इज कैपिटल। कितना? 10,000 और 24,000। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? रिद्धि के डेबिट में टू रियलाइजेशन। वहां पे लिख लो, नीचे जगह होगी तो, इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर टेकन बाय रिद्धि। इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर वर टेकन बाय रिद्धि। इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर कौन लेके गया? रिद्धि, राइट। डन। दोनों इफेक्ट दे दिए। चलो आगे। उसके बाद सिद्धि अग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन। सिद्धि को कितना देना था? 4,000। उसने कितने में एग्री कर लिया? 3 में। लो, सिद्धि को देना था 4, उसने कितने एक्सेप्ट कर लिए? 3, दोनों उसको 3। सो टू बैंक 3,000, और बैंक के क्रेडिट में बाय सिद्धीज लोन कितना बेटा? 3,000। कितने का फायदा हुआ? 1,000 का फायदा। कैसे? अरे 4,000 देना था उसको, 4 की जगह कितने लिए उसने? 3। अरे तुम्हारा कोई क्रेडिटर है, उसने बोला कि भैया 4 मत दे, 3 ही दे, तो आप खुश हो जाओगे ना। मुझे 4,000 देना था, सामने वाले ने बोला 3 में सेटलमेंट कर दे, 1 का फायदा हो गया, बरोबर है। 1,000 का फायदा हो गया, तो ये फायदा कहाँ ट्रांसफर कर देना? अब रियलाइजेशन में। देखो देखो, प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोले बेटा? हाँ, वो तो है तो फर्म का ही। लाइबिलिटी किसकी थी? फर्म की। फर्म की लाइबिलिटी 4 की जगह कितनी थी? 3। तो फायदा किसको हुआ? फर्म को। फर्म को फायदा हुआ तो मैंने रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल दिया। रियलाइजेशन या रिवैल्यूएशन की तरह है ना, फायदा हुआ तो क्रेडिट, नुकसान हुआ तो डेबिट। तो बाय सिद्धीज लोन अकाउंट 1,000 का फायदा हो गया, ये अकाउंट हो गया क्लोज। दोनों साइड में टोटल लिख दो, 4,000। डन। आज अगला पॉइंट पढ़ो। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 4,000। बोलो बेटा, डिसोल्यूशन यानी रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या इतनी सारी असेट बेच रहे हो, क्या फोकट में बेच जाएगी क्या? कोई ना कोई कमीशन एजेंट वगैरह बुलाया होगा ना, तो उसका खर्चा कितना आया? 4,000। कितना है? देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस, बरोबर। चलो लिखो, रियलाइजेशन टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन 4,000 है ना। दूसरा इफेक्ट बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, लिख दो, दोनों इफेक्ट दे दो। डन। रियलाइजेशन का कोई भी खर्चा रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा, बरोबर। अगला वाक्य पढ़ो। इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। इंटरेस्ट जो भी मिला, सॉरी, इंटरेस्ट जो भी रिसीवेबल था उससे हमें 1 रुपया भी नहीं मिला,
मतलब सर ये पूरा का पूरा लॉस हो गया। हाँ होने दो, पूरा का पूरा लॉस, पूरा का पूरा लॉस हो गया ना अभी। तो सर लॉस की कोई एंट्री नो, कोई कर जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट रिसीवेबल 2000 मैंने डेबिट में लिखा हुआ ही है ना। अब इससे कुछ भी नहीं आया, मतलब इधर जीरो, तो इधर 2000 और इधर जीरो, मतलब ऑटोमेटिकली डेबिट में कितना आ गया 2000, लॉस ही है, राइट। चलो आगे। उसके बाद तो इसके लिए नो एंट्री, खेल खत्म। चलो क्या किया मैंने, बैलेंस शीट क्लोज किया, एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट दिया। उसके बाद बगैर बोले अगला काम करना, अब रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालो, बताओ कितना आया, निकालो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस। चलो बेटा प्रॉफिट है कि लॉस है, मैं क्रेडिट की टोटल करता हूँ, आप डेबिट की टोटल करो। 30,000 और ये 1,03,000 बरोबर है। सारी एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी ना, इन्वेस्टमेंट वो ले गया, इससे कुछ नहीं आया, जीरो वो लेके गया, स्टॉक हो गया बेच दिया, डेटर्स आरडीडी भी ट्रांसफर कर दिया, मशीन बिल्डिंग फर्नीचर, चलो सब हो गया। क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया है क्या बेटा, क्रेडिटर्स को देखो तो, बेटा क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं किया क्या हमने बच्चों। बेटा देखो असेट का तो हिसाब हो गया, यमुना बोर्ड पे ध्यान दे एक बार, क्रेडिटर्स का पेमेंट का एंट्री करना पड़ेगा बोला, क्रेडिटर्स के पेमेंट का एंट्री नहीं किया क्या हमने, ये देखो तो, यमुना ध्यान दे, बिल्डिंग बेच दिया, फर्नीचर रिद्धि लेके गई, मशीनरी बेच दिया, डेटर से पैसे आए, आरडीडी ये तो हमारा लॉस था, ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन के क्रेडिट में, स्टॉक बेच दिया, इन्वेस्टमेंट रिद्धि लेके चली गई, इंटरेस्ट रिसीवेबल से जीरो रिसीव्ड, बैंक सेपरेट अकाउंट ओपन कर दिया। क्रेडिटर्स का पेमेंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं सर इन्होंने तो नीचे, अभी क्या करो तुम बताओ, नो इंफॉर्मेशन गिवन, सिद्धि का लोन रीपे कर दिया, रिजर्व फंड ट्रांसफर कर दिया, ये तो इनका कैपिटल अकाउंट ओपन कर दिया, बचा सिर्फ क्रेडिटर्स। बताओ अब क्रेडिटर्स का क्या करूं, बोलो क्या अजम्पशन ले सकते प्रॉपर, इसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया। क्या ये सोचूं कि क्रेडिटर्स को अब पैसे देने की जरूरत नहीं है, कि ये सोचूं कि क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए, ज्यादा प्रॉपर अजम्पशन क्या है। ऐसा हो सकता है क्या कभी कि क्रेडिटर्स ने माफ कर दिए पैसे, दे दिए होगे ना उनको, सो अजम्पशन लो क्रेडिटर्स को पे कर दिया, देयरफॉर अज्यूम्ड पेड। सानिया बोलती पैसे देने बाकी है, बेटा फर्म तो बंद हो रही है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, तो अज्यूम्ड पे कर दिए। तो यहां पे लिखो बगैर बोले टू बैंक, और ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिटर्स, क्रेडिटर अकाउंट नहीं है, क्रेडिटर अकाउंट क्लोज हो गया ऑलरेडी, और दूसरा इफेक्ट दे दो बैंक में, बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन क्यों, तुम बोलो क्रेडिटर्स कहाँ है, क्रेडिटर्स कहाँ है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, अब पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन को क्या करेंगे, डेबिट, दोनों इफेक्ट दे दो। डन, चलो आगे। चलो भैया ग्रेट, आ जाओ, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, ये बगैर बोले करना पड़ेगा। हाँ सर हमें भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, हाँ एक बार सर आपको कैसे समझा कि क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा, देखो ना सबका तो विल्लेवाट हो गया,
बिल्डिंग बेच दिया, फर्नीचर रिद्धि ने ले लिया, मशीन बेच दिया, डेटर रिकवरी हो गई, स्टॉक बेच दिया, इन्वेस्टमेंट रिद्धि ने ले लिया, इससे जीरो आया, स्पेसिफिकली बोला था। सर फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल से क्यों? अरे वो लिखा हुआ था स्पेसिफिकली इंटरेस्ट रिसीवेबल से जीरो आया। सिद्धि का लोन रीपे कर दिया, ये तो खैर ये तो ट्रांसफर थोड़ी ना करते, अपने रिजर्व फंड बेच थोड़ी सकते, वो तो ओनर का प्रॉफिट है ना, ओनर को डाल दिया। ऐसी असेट और लाइबिलिटी जिसका रियलाइजेशन पॉसिबल है उन सभी का रियलाइजेशन कर लो। असेट का रियलाइजेशन मतलब उससे पैसे आना, लाइबिलिटी का रियलाइजेशन मतलब उसके पैसे दे देना। असेट का रियलाइजेशन मतलब उससे पैसे आगे बेच के, लाइबिलिटी का रियलाइजेशन मतलब उससे हमने पैसे पे कर दिए। चल रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालो, बोलो कितना है, करो टोटल। 30 और ये 1 3 1 33 1 33 1 63 4 1 67 1 68 1 69 600, इधर की टोटल आई 1 69 600, बरोबर। डेबिट साइड की टोटल कर बेटा, हाँ 60 24 84 20 1 4 1 4 17 1 21 1 21 और 4 1 61 1 61 8 1 69 जो 1 71 4 1 75 2,05,000 और ये भी है ना 600 2,05,600, सही है क्या? चेक करो। सो डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड की कम है, जो साइड की टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड में लिख दो। बरोबर। बताओ नुकसान कितने का हुआ, डिफरेंस दोनों के बीच का 36,000 लॉस हो गया ना। सर आपको कैसे समझा? क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा इसलिए लॉस, क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा होती तो क्या होता? प्रॉफिट। लॉस बांट दो, बाय रिद्धीज कैपिटल बाय सिद्धीज कैपिटल, ट्रांसफर रियलाइजेशन लॉस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 2:1, 24 और 12। दूसरा इफेक्ट दे दो, 24 और 12। रियलाइजेशन लॉस की वजह से कैपिटल कम हुआ, कैपिटल कम हुआ इसलिए डेबिट में लिखा, लॉस कैपिटल के डेबिट में जाता है ना, प्रॉफिट होता तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाता। सर आपने क्या किया? बगैर बोले रियलाइजेशन का अकाउंट क्लोज कर दिया, क्वेश्चन में बोला भी नहीं था। चलो भैया ये अकाउंट क्लोज, ये भी क्लोज, टेन टेन। अब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करो। हम्म, करो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। बोलो 80 और 10 90, 90,667, 65,333। जो साइड की टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड में लिख दो। बोलो बैलेंस कितना आया? 65 में से 12 गए, 53,333। हाँ इधर 90 में से 30 50 गए, 40 32, 32,667। ये बैलेंस आया ना, ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है मतलब पार्टनर्स को देना है, फर्म पार्टनर्स को देगी, पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस आया, पेबल, फर्म पे करेगी। कितना पे करेगी? दोनों की टोटल करो तो 32 और ये 53, 50 30 80 85 86 86,000 देना है दोनों को मिला के, बरोबर ना? कितना देना है? 86। है क्या फर्म के पास इतने? अभी देख लेते हैं।
एक 3 और 20, 1,23,000। 1,23,000 में से इतने माइनस करो, 30, 34 और 37। 1,23,000 में से 37,000 माइनस करो। अरे है, हमारा सम सही है। जितने देना है एग्जैक्ट उतना ही बैंक में बचा हुआ है कि नहीं जादू? दे दो। बाय रिद्धिस कैपिटल, बाय रिद्धिस कैपिटल, बैलेंस पेड। ये भी अकाउंट क्लोज। इसका दूसरा इफेक्ट दो, टू बैंक। फाइनल सेटलमेंट हो गया, फर्म क्लोज हो गई। आखिरी में पार्टनर्स को जितना देना आता है उतना ही बैंक में होना चाहिए। 2 मिनट से, आखिरी में पार्टनर को जितना देना आ रहा है उतना ही बैंक में बैलेंस होना चाहिए। तो समझ जाना आपका सही है। कुछ बात समझ में आई? पक्की बात। एक बार वापस पूरे सम में मैंने क्या किया बता देता हूं। आज हम देख तो जरा। सबसे पहला काम, बैलेंस शीट क्लोज किया। दूसरा काम, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट दिए। तीसरा काम, ध्यान देना बेटा, इफ नो इंफॉर्मेशन, लिख लेना है, अबाउट लाइबिलिटीज गिवन, देन पे ऑफ कर दो, देन रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो, देन क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन पे ऑफ पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस। इफ हर बार जरूरी नहीं है कि पार्टनर्स कैपिटल को देना ही निकलेगा, कभी कभी लेना भी निकल सकता है। सर कब? बैंक में पैसे कम पड़ रहे हैं, लाइबिलिटीज देने के बाद बैंक में नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो पार्टनर्स को देने की जगह उनसे लेंगे। पार्टनर्स को देने की जगह उनसे क्या करेंगे? हम लोग लेंगे। डन? लिखा सभी ने? ऑल सेट? डन? ओके बेटा।